गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। मॉल कंसेप्ट चल रहा था अपना लेक्चर नंबर 3। आई होप आप लोगों ने दो लेक्चर है वो कंप्लीट कर लिए हैं विद डीपीपी। जो मैंने आप लोगों को डीपीपी दी है वो भी आप लोगों ने कंप्लीट कर ली होगी। ठीक है, अब हमारे पास में आते हैं हम थर्ड लेक्चर के अंदर। जैसे कि हमने थर्ड लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को सेकंड लेक्चर के एंडिंग में सबसे पहले बता चुका था कि हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में हमने बिल्कुल बेसिक्स को क्लियर किया था ना। ठीक है, और उसके बेस्ड के ऊपर हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो आए हुए थे वो भी किए थे। ठीक है, मैंने आपको डीपीपी दी थी, वो सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। ठीक है, अब हमारे पास में आता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसके साथ भी आपको डीपीपी मिलेगी 12 क्वेश्चंस की। आज हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। इसके अंदर फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। मैं लिखवा चुका था, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, इट इज ओनली इंटर कन्वर्ट इनटू वन रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये चीज आपने देखी थी। ठीक है, तो हम इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं ड्यूरिंग द केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस। ड्यूरिंग द केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस the total mass of the product produced the total mass of product produced by the reactant is always conserved। इस तरीके से अभी हम लिख सकते हैं। कैसे है थोड़ा समझते हैं। एक मैंने लिखवाया था बट दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन में होता क्या है, न्यूक्लियर रिएक्शन में मास कन्वर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, आप लोगों ने अगर आपको पता है डेल्टा ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर पढ़ा हुआ है ना। ठीक है, यहां पर मास है वो कन्वर्ट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो जहां पर मास है वो कन्वर्ट हो रहा है किसी और चीज के अंदर, एनर्जी की फॉर्म के अंदर। तो आप एक बात बताओ, वहां पर क्या मास कंजर्व रह सकता है? क्या नहीं रह सकता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर रिएक्शंस जो भी होती है उसके अंदर जो हाइड्रोजन बॉम्ब में यूज में आती है, जो आपके पास में न्यूक्लियर बॉम्ब में यूज में आती है, उसमें ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। और हर जगह पर हम जितनी भी केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे वो कौन कौन सी रिएक्शन है, क्लोज कंटेनर में जब भी रिएक्शन पढ़ेंगे तो मास को ऑलवेज क्या रखेंगे, कंजर्व रखेंगे। तो ये चीज आपके लिए मेरे को बतानी जरूरी थी। तो मैंने आप लोगों के पिछले जो लेक्चर में एक क्वेश्चन मैंने डाला था, उस क्वेश्चन का आपको आंसर यहाँ पर मिल गया है। ठीक है, अभी हमारे पास में कुछ एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। मान लिया आपके पास में H2Cl2 के साथ में रिएक्शन करता है। H2 गैस है, Cl2 भी गैस है, और ये रिएक्शन करके क्या बना रहा है, आपके पास में 2 HCl का गैस का निर्माण कर रहा है, गैस फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, अगर इसका X ग्राम इसके Y ग्राम से रिएक्शन करता है और कंप्लीटली दोनों है वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। यहां पर ना H2 के कुछ भी मोल्स या ग्राम्स या कुछ भी बचता नहीं है। यहां पर भी Cl2 का जो क्लोरीन गैस है उसकी भी अमाउंट है वो बचती नहीं है, सारी की सारी कन्वर्ट हो रही है HCl में। ये मान के चल रहा हूं अभी मैं। ठीक है, थोड़े टाइम बाद में हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड तरीके से पढ़ेंगे लिमिटिंग रिएजेंट के थ्रू। ठीक है, जिसके अंदर एक एक्सेस हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा आपके पास में कम अमाउंट में होगा। जो कम अमाउंट में होगा उसे लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे। ये फलाना 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 बहुत कुछ है ना। ठीक है, हमारे पास में अभी क्या पढ़ रहे हैं, अभी ये पढ़ रहे हैं कि अगर x ग्राम ऑफ H2 y ग्राम ऑफ Cl2 के साथ में रिएक्शन कर रहा है, रिएक्शन करके कंप्लीटली चेंज हो रहा है HCl के अंदर, तो बताओ HCl का कितना मास आएगा। तो मेरे को ये पता है कि मास कभी भी क्या नहीं होता है, डिस्ट्रॉय नहीं होता है, ये एक चीज में चेंज हो जाता है। तो जितना रिएक्टेंट साइड मास है उतना ही प्रोडक्ट साइड मास हो जाएगा। तो आपके पास में इसका मास कितना आ जाएगा, x प्लस वाई ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, x प्लस वाई ग्राम आ जाएगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं
mass of all reactant is equal to, मैं टोटल वर्ड लगा देता हूं, है ना, टोटल मास ऑफ ऑल रिएक्टेंट, ठीक है, इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ ऑल प्रोडक्ट। ये हर जगह आपका क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। न्यूक्लियर रिएक्शन में ये एक जगह अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि वहां पर मास कन्वर्टेड इनटू एनर्जी होता है। ये चीज हम देख चुके हैं, ठीक है। अब हमारे पास में आता है कि सर इसके ऊपर भी क्वेश्चन है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। क्वेश्चन कैसा है, ठीक है, क्वेश्चन लिखना आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन मैं लिखवा रहा हूं आपके पास, देखो। हाँ, तो ये आपके पास में क्वेश्चन है दिया हुआ, ठीक है। क्वेश्चन है आपके पास में कि व्हाट मोल ऑफ NaCl बी डीकंपोज्ड बाय 90 ग्राम ऑफ H2SO4। कहता क्या है, क्वेश्चन कहता है कि NaCl है वो H2SO4 से क्या हो रहा है, डीकंपोज हो रहा है, ठीक है। इफ 120 ग्राम ऑफ NaHSO4, इससे बन क्या रहा है, NaHSO4 बन रहा है, एंड 27.5 ग्राम HCl बन रहा है। पहले मैं सारे के सारे रिएक्टेंट लिख लिया और सारे के सारे क्या लिख लिया मैंने, प्रोडक्ट लिख लिए, ठीक है। तो अब मेरे को क्या निकालना है कि व्हाट मास ऑफ NaCl कंज्यूम्ड, ठीक है, डीकंपोज्ड, ठीक है, इसका मास निकालना है, ठीक है। लेट इट बी x ग्राम, और यहां पर इसका कितना ग्राम दिया गया है, 90 ग्राम दिया गया है। इसके साथ साथ आपके पास में 120 ग्राम तो ये बन रहा है, और आपके पास में 27.5 ग्राम क्या बन रहा है, ये बन रहा है। तो हमारे पास ये लगा देते हैं, टोटल मास ऑन ऑफ ऑल रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ ऑल प्रोडक्ट, ठीक है। तो लगाते हैं, तो x प्लस में कितना आ जाएगा, 90 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 120 प्लस में क्या आ जाएगा, 27.5 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 120 प्लस ये कितना आ जाएगा, 1 कितना आ जाएगा आपके पास में 47.5, माइनस में कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 57 पॉइंट कितना आ जाएगा, 5 ग्राम आ जाएगा। कितना NaCl डिकम्पोज हुआ है, ठीक है, डिकम्पोज हुआ है 57.5 ग्राम हुआ। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ABCD ऑफ द केमिस्ट्री है यहाँ पर। अभी हम जो पढ़ रहे हैं, ये लो हमें पढ़ना क्यों जरूरी है, ये लो पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हम जब चलते हैं तो शुरुआत से चलते हैं। जब साइंटिस्ट के पास में कुछ भी केमिस्ट्री का कुछ भी नहीं था, तब ऐसे लोग थे, ऐसे एक्सपेरिमेंट होते थे कि हाँ भाई मैंने कोई रिएक्शन करवाया, अच्छा मास इतना है, इधर भी इतना है, आपके पास में कंप्लीट आ गया, मास हर रिएक्शन में क्या रहा है, सेम रह रहा है। तो एक लॉ बना दिया गया कि मास है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, इट इज ऑलवेज कंजर्व, ठीक है। तो ये चीज आपके पास में थी। 2 क्वेश्चन आपको इसी के अंदर डीपीपी के अंदर मिल जाएंगे। मैं एक क्वेश्चन और करवाना चाहता हूं आपके पास में, इसी के ऊपर है, ठीक है। हाँ, तो ये क्वेश्चन है आपके पास में, क्या कहता है, 10 ग्राम ऑफ CaCO3 ऑन हीटिंग। मैं क्या कर रहा हूं, CaCO3 को क्या कर रहा हूं, हीट कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, हीट कर रहा हूं। तो क्या प्रोड्यूस होता है, CO2 गैस प्रोड्यूस होती है, और साथ में CaO प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब ये कितना है, ये है 10 ग्राम, ये कितना है 10 ग्राम, ठीक है। ये कितना ग्राम है, ये है आपके पास में 4.4 ग्राम CaO गैस प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो कहता है ये अगर x ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है तो x की वैल्यू निकालो। बड़ा ही आसान है, अज्यूमिंग लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन इज
आपको अप्लाई करना है तो आपके पास में निकालना बड़ा ही आसान हो जाता है। क्या हो जाएगा, मास ऑफ, क्या हो जाएगा, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये है आपके पास में 10 इज इक्वल टू 4.4 प्लस में कितना आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 4.4, तो ये आ जाएगा आपके पास में कितना 5.6, कितना आ जाएगा 5.6 ग्राम। ठीक है, तो 5.6 ग्राम ऑफ CaO कैल्शियम ऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस। ठीक है, तो ये चीज आपके पास में थी लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, बड़ा ही आसान सा ये आपके पास में ये लॉ है। ठीक है, चलो हमारे पास में नेक्स्ट पे चलते हैं, अपने दूसरा लॉ क्या कहता है। ठीक है, तो दूसरा लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो क्या बोलता है सेकंड लॉ बोलता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, या फिर हम इसे लिख सकते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। एक बात बताओ, ध्यान से देखना, इधर डेफिनेशन इसकी बाद में लिखेंगे, पहले देखना इधर। इसको जानते हो आप लोग, क्या है वाटर, कितने तरीके से बनाया जा सकता है, मैं आपको कुछ तरीके बताता हूं इसको। ठीक है, देखने दो। NaOH की रिएक्शन HCl से करवाई, क्या बना NaCl प्लस H2O बना। ठीक है, H2 की रिएक्शन O2 से करवाई, कितने 2 H2O की रिएक्शन O2 से करवाई, कितना बना H2O, कितना 2 H2O बनता है नहीं बनता। ठीक है, मैंने रिएक्शन करवाई CH3 OH की रिएक्शन करवाई, किसके साथ में, देखना ध्यान से, HCl के साथ में, मेरे पास में बना CH3 Cl प्लस H2O। हजारों मेथड है H2O फॉर्म होने के, बहुत सी रिएक्शन होती है जिसके अंदर H2O फॉर्म होता है। ठीक है, बट क्या इसमें वाटर है, क्या इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है, वो क्या चेंज हो सकता है क्या, नहीं। वाटर है ना, तो उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो क्या रहेगा, बाई नंबर बाई वेट सेम रहेगा, बाई नंबर बाई वेट क्या रहेगा, सेम रहेगा। बस यही आपके पास में ये लॉ भी कहता है कि किसी भी कंपाउंड को अगर आप, मेथड ऑफ प्रिपरेशन कितने भी हो सकते हैं, सोर्स कितने भी हो सकते हैं उसके, बट अगर जब उसको बनाओगे ना, आप क्या बनाओगे, उसके एग्जैक्ट रेशियो है ना, जो एग्जैक्ट रेशियो है वो किसी भी प्रिपरेशन मेथड या किसी भी सोर्स से जब भी वो आपके पास में फाउंड होगा वो सेम ही रहेगा, बाई वेट बाई नंबर, दोनों चीज।
ठीक है, तो ये क्या कहता है, ए कंपाउंड always contain always contain the always contains exactly the same proportion of its element बाई वेट हम इसको बाई नंबर भी बोल सकते हैं, ठीक है, बाई वेट irrespective irrespective of their source or method of प्रिपरेशन। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास में ये है, क्या है एग्जाम्पल है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ H2O। ये सभी मेथड में, इन ऑल मेथड the ratio of hydrogen and oxygen by number is कितना आ जाएगा, 2:1 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है ना, ये है बाई नंबर, ये है बाई नंबर। अगर बाई वेट देखा जाए तो ये आएगा आपके पास में वेट, देखो आपके पास में 2 हाइड्रोजन है यहां पर, तो ये आ जाएगा 2 रेशियो, आपके पास में ऑक्सीजन कितना आ जाएगा, ये है 2:1 आएगा, ठीक है, यहां पर ऑक्सीजन का वेट आ जाएगा कितना 16, ठीक है, तो यहां पर रेशियो है वो कितना आ जाएगा 1:8। जब भी वाटर होगा, चाहे वो किसी भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन से बनाया जाए या किसी भी सोर्स से लिया जाए, उसका जो रेशियो होगा बाई वेट वो रहेगा 1:8, और बाई नंबर अगर देखा जाएगा तो उसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन क्या होंगे, आपस में जुड़े हुए होंगे, ठीक है, तो यही आपके पास में, यही है वो है आपके पास में लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। बहुत इसको कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बना दिया जाता है, बट आप इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझो, एग्जांपल के थ्रू समझोगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा, ये बहुत ही इजी, ठीक है। हाँ, तो जल्दी से उतारो और फिर इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, फिर इसके ऊपर क्या करते हैं क्वेश्चन, इसके ऊपर क्वेश्चन बड़े अच्छे अच्छे हैं ना, ठीक है, तो आप उतारो तब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूं, है ना।
हाँ, तो ये क्वेश्चन आपके पास में क्या कहता है, अगर 50 ग्राम अमोनिया, अब पहले एक बात ध्यान में रखना, अमोनिया का फॉर्मेशन कैसे होता है, जो जनरल फॉर्मेशन है वो है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर इस मेथड से बनाते हैं, इसे हैबर प्रोसेस बोला जाता है। हैबर प्रोसेस बोला जाता है, ठीक है। एक बात बताओ, ये रिएक्शन होती है वो दोनों साइड होती है, क्या होती है, दोनों साइड, ठीक है। यानी ये मिलकर तो ये बनाएंगे, और जब इसका डिकम्पोजिशन होगा तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनाएंगे, ठीक है। तो पहले क्या करता है कि अमोनिया का डिकम्पोजिशन होता है, जब इसको हीट किया जाता है तो ये N2 बनाता है, क्या करता है, N2 बनाता है, ठीक है। देखना ध्यान से, इसके कितने ग्राम, 50 ग्राम, कितने ग्राम, 50 ग्राम को हीट किया जाता है, तो इसके कितने ग्राम प्रोड्यूस होते हैं, 41.1 ग्राम, तो हाइड्रोजन कितनी हो जाएगी, माइनस करके प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक। तो अगर मैं ये कहता हूं कि इतने में से इतनी नाइट्रोजन थी, तो इसके अंदर नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना हो जाएगा, ठीक है। तो 50 ग्राम अमोनिया प्रोड्यूस 41.1 ग्राम नाइट्रोजन, ठीक है, ये बोल सकता हूं, ठीक है। क्या बोल सकता हूं, 50 ग्राम NH3 ऑन हीटिंग produce 41.1 ग्राम N2, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया कितना हो जाएगा आपके पास में, बताओ, 41.1 ग्राम नाइट्रोजन है, कितने में से है, 50 ग्राम में से है, और परसेंटेज निकालना है तो इनटू में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ये नाइट्रोजन का परसेंटेज है बाय वेट, किसके अंदर, अमोनिया के अंदर, कितनी अमोनिया के अंदर, 50 ग्राम अमोनिया के अंदर, कितनी, 50, चाहे कितनी भी ग्राम हो, अगर आपके पास में परसेंटेज वाइज देखा जाएगा तो सभी सेम ही आएगी या नहीं आएगी, आएगी ना, ठीक है। तो चाहे मैं इसको अगर सॉल्व करता हूं तो ये आता है 82.36%। अब मेरे पास में क्या कहता है कि 10 ग्राम नाइट्रोजन अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाती है तो 12.14 ग्राम अमोनिया बनती है, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूं 12.14 ग्राम अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड बाय 10 ग्राम N2, हाँ या ना, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन भी निकाल लेता हूं, परसेंटेज ऑफ N इन अमोनिया कितना आ जाएगा, ठीक है। देखो, इतने में से इतना ग्राम तो क्या था आपके पास में, नाइट्रोजन का ही था, तो क्या आ जाएगा, 10 अपॉन में कितना आ जाएगा, 12.12। तो इसमें भी क्या है, नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो सेम टू सेम आ रहा है, ठीक है। जब कैलकुलेशन करोगे तो ये आएगा परसेंट, ठीक है। जब दोनों में परसेंटेज सेम आ रहा है इसका मतलब डेफिनेट प्रोपोर्शनल लग रहा है। मैं और देख लेता हूं, सिंपल अमोनिया ले लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर कितना होगा, 14 ग्राम, तो क्या होगा,
नाइट्रोजन होगा और 3 ग्राम कितना होगा आपके पास में, हाइड्रोजन होगा। क्या होगा, 3 ग्राम। ठीक है, तो नाइट्रोजन का परसेंटेज निकाल दो। अगर ये सेम आ गया तो क्या हो जाएगा आपके पास में, डेफिनेट प्रोपोर्शन लग जाएगा, नहीं लग जाएगा। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया अगर चेक करूंगा मैं तो कितना है, 14 है। कितने में से है, 17 में से। डिवाइड बाय क्या करो, 100 करो। जल्दी से आप इसकी कैलकुलेशन निकालो। कितना है आंसर, अरे ये तो सेम ही आ रहा है, 82.37%। इसका मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो अमोनिया में सेम ही है। क्या है, सेम ही। चाहे अमोनिया डिकम्पोज होके नाइट्रोजन निकाले, चाहे नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर अमोनिया बनाए, क्या होगा आपके पास में। और चाहे हम सिंपल अमोनिया ले लें, इसमें नाइट्रोजन का जो बाई वेट परसेंटेज है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। बाई वेट परसेंटेज क्या रहेगा, सेम रहेगा। बस ये क्वेश्चन यही शो कर रहा था डेफिनेट प्रोपोर्शन को। ठीक है, ओके। हाँ, क्या बोलता है, कोई भी मैटर ऑफ कॉपर ऑक्साइड है तो मेथड से बनाया जा रहा है, किसी भी मेथड से बनाओ प्रोपोर्शन क्या आएगा, सेम आएगा। ये प्रूव करके दिखाना है, शो करके दिखाना है कि ये डेफिनेट प्रोपोर्शन को ट्रू मानता है। ठीक है, तो हमारे पास में है, पहला क्या कहता है, कॉपर ऑक्साइड वाज प्रिपेयर्ड बाय टू डिफरेंट मेथड। वन केस इज 1.75 ग्राम ऑफ द मेटल गिव्स 2.19 ग्राम ऑफ ऑक्साइड। ठीक है, तो पहले वन केस, फर्स्ट केस लिखते हैं, है ना। आंसर है केस फर्स्ट। ठीक है, तो कॉपर, कॉपर है, ठीक है, मेटल गिव्स, इतना मेटल है। ये आपके पास में कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड दो होते हैं, CuO होता है और एक Cu2O2 होता है। ठीक है, दो होता है। ठीक है, तो हमारे पास में अभी है Cu2O भी हो सकता है। ठीक है, सॉरी, एक होता है CuO, एक होता है Cu2O, है ना, क्यूप्रिक ऑक्साइड बोलते हैं जिसे हम। ठीक है, ये क्यूप्रिक ऑक्साइड है, वो क्यूप्रस ऑक्साइड हो जाएगा। कौन सा, Cu2O होता है, ये क्यूप्रस ऑक्साइड हो जाता है। ठीक है, चलो हमारे पास में, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो ऑक्साइड्स का मतलब पता है अभी तो, है ना। ऑक्साइड क्या होता है, जब कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ में जुड़ती है तो उसे बोला जाता है मेटल ऑक्साइड। क्या बोला जाता है, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, तो कहता है 1.75 ग्राम कॉपर gives 2.19 ग्राम कॉपर ऑक्साइड। कौन सा है मुझे नहीं पता है, कौन सा मैं कॉपर ऑक्साइड है मुझे नहीं पता है। ठीक है, मैं क्या कर लेता हूं, परसेंटेज ऑफ कॉपर निकाल लेता हूं। तो इतना, इसके अंदर इतना तो कॉपर है ही। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ कॉपर कितना आ जाएगा आपके पास में, जो कॉपर का मास है, मास ऑफ कॉपर, मास ऑफ कॉपर डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, मास ऑफ, जिसमें से निकाल रहे हैं क्या है, मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड। तो कितना है, ये है 1.75 डिवाइड बाई 2.19 इंटू क्या आ जाएगा, 100, इंटू यहां पर भी 100 आ जाएगा। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 79.9%। अगर एक बात बताओ, कॉपर का परसेंटेज ये है तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो मैं क्या कर दूंगा, 100 में से इतना परसेंट उसका है तो बाकी बचा किसका होगा आपके पास में, बाकी बचा ऑक्सीजन का होगा। कितना हो जाएगा आपके पास में,
20.1%। ठीक है, अब सेकंड वाला केस टू है, यानी सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। सेकंड मेथड में क्या बोलता है, ये बोलता है कि सेकंड मेथड में 1.14 ग्राम कॉपर प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करता है, 1.43 ग्राम आपके पास में कॉपर ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, कॉपर ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो अब आपके पास में परसेंटेज ऑफ कॉपर निकालो, परसेंटेज ऑफ कॉपर, तो मास ऑफ कॉपर कितना है 1.14 डिवाइड बाय मास ऑफ ऑक्साइड कितना है 1.43, इनटू में कितना आ जाएगा 100। तो ये भी लगभग आपके पास में 79.9% की क्या आता है, इक्वल आता है। ठीक है, तो यहां पर भी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा आपके पास में, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा 100 माइनस कितना आ जाएगा 79.9, तो ये आ जाएगा 20.1%। ठीक है, तो चाहे कोई सी भी मेथड से बनाया जाए, आपके पास में कॉपर और ऑक्सीजन का परसेंटेज बोल दे, बाई वेट बोल दे, परसेंटेज बाई वेट बोल दे, या रेशियो बाई वेट बोल दे, या नंबर्स बाई वेट, सॉरी रेशियो ऑफ नंबर्स बोल दे, क्या रहेगा, सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। यही आपके पास में बताता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। हाँ, तो ये आपने उतार लिया होगा। ठीक है, तो ये चीज है, हमने ये कर लिया है। ठीक है, लाइट चली गई है, बट आई थिंक इट इज विजिबल टू यू। ठीक है, तो हमारे पास में नेक्स्ट है, वो क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, तो यहां पर देखो आपके पास में क्या चीज है, मल्टीपल प्रोपोर्शन मतलब ये है कि दो एलिमेंट है, कोई भी दो एलिमेंट है, जैसे आपके पास में क्या मान लिया, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, अब होता क्या है, जब ये दोनों एलिमेंट आपस में कंबाइन होके एक से ज्यादा कंपाउंड बनाए, कैसे, H2O2 के साथ में कंबाइन होके क्या बनाता है, ये भी बनाता है, H2O2 के साथ कंबाइन होके H2O2 भी बनाता है। ठीक, तो दो कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो ये देखा गया कि अगर एक एलिमेंट का मास है वो फिक्स कर दिया जाए, एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दिया, दोनों कंपाउंड में एक एलिमेंट चाहे कोई सा भी कर दो। ठीक है, जैसे मैंने यहां पर ऑक्सीजन के 32 ग्राम के साथ में क्या किया है, कंबाइन किया है, दोनों में क्या कर दिया है 32 ग्राम कर दिया है। ठीक है, तो इनके जो मास का जो रेशियो आएगा ना, इनके जो मास का जो रेशियो आएगा वो सिंपल होल नंबर में आएगा। इनके जो मास का जो रेशियो आएगा वो सिंपल होल नंबर में है। कैसे, इसका कितना है 2, इसका कितना है 4। ठीक है, अगर मैं देखूं तो 2:4, इनका रेशियो देखा जाए तो ये आ जाएगा 1:2 में। ठीक है, इसी तरीके से और भी देख लो, देखो कार्बन है प्लस O2 के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाता है, एक तो CO2 बनाता है या नहीं बनाता है, दूसरा कार्बन है वो हाफ O2 के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाता है आपके पास में, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। अब जरूरी नहीं है इसी का मास फिक्स करो, आप इसका भी मास फिक्स कर सकते हो। कैसे, मैं इसी रिएक्शन को एक दूसरे तरीके से लिखता हूं। ठीक है, कैसे लिखता हूं, मान लिया ये O2, तो यहां पर लगा दूंगा हाफ O2, क्या लगा दिया हाफ O2, तो इसका मास फिक्स हो गया, कितना हो गया 2 और 2 हो गया, नहीं हो गया। अब इनका मास देख लो कितना मास आएगा। ठीक है, इसका तो 32 ग्राम है, बट इसके कितने हाफ ही मोल है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में, ये आ जाएगा आपके पास में 16 ग्राम।
कितना आ जाएगा 16 ग्राम। अब इनका रेशियो देखो 16:32 कितना आ जाएगा 1:2 आ जाएगा। ठीक है, तो एक का मास फिक्स करना है, दूसरे का मास का जो रेशियो आएगा ना वो क्या आएगा, सिंपल स्मॉल होल नंबर आएगा। ठीक है, ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बोलता है। जैसे मैं यहां पर ले रहा हूं, ठीक है, देखो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि 2CO प्लस कंबाइन होके क्या बनाता है, CO बनाता है, कितना 2CO बनाता है। ठीक है, तो अगर अलग अलग कंपाउंड बन रहे, एलिमेंट सेम है, कार्बन है और क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इसका 32 ग्राम है, इसका भी कितना 32 ग्राम है, इसके 12 ग्राम के साथ कंबाइन होकर CO2 बनाता है, जबकि इसके 24 ग्राम के साथ में कंबाइन होकर क्या बना रहा है, इसका 32 ही ग्राम है, फिक्स है एक का। ठीक है, तो हमारे पास में इनका रेशियो कितना आएगा 12:24, क्या आएगा 1:2। ठीक है, चलो मैं उल्टा करता हूं, मैं क्या करता हूं, ऐसे करता हूं। ठीक है, ये आ गया हाफ, ठीक है, तो भी ये बन गया। ठीक है, अब इस बार मैंने फिक्स किसका कर दिया 12 ग्राम, इसका फिक्स कर दिया। देखो यहां पर 12 ग्राम कर दिया, यहां पर भी कितना कर दिया 12 ग्राम कर दिया। बताओ जल्दी से, यहां पर इसका कितना ग्राम है, इसका है 32 ग्राम, इसका कितना ग्राम है 16 ग्राम। रेशियो देखो आपके पास में कितना आ जाएगा 32 रेशियो कितना आ जाएगा 16, यानी 2:1 या 1:2। अपोजिट करोगे दूसरे का। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, सिंपल होल नंबर रेशियो आ गया। ठीक है, बस यही चीज ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बोलता है। क्या बोलता है, इफ टू एलिमेंट combine together and form more than 2 compound, देखो if two element combine together and form more than two compound, more than two compound, the mass of one element that combine with fixed mass of other element is in simple small whole, is in ratio of simple small whole नंबर। ठीक है, दो एग्जांपल है। ठीक है, एग्जांपल नंबर 1 है आपके पास में, एग्जांपल नंबर 1 क्या कहता है H2 कंबाइन विद। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, एग्जांपल 1 के अंदर देखो, एग्जांपल नंबर 1 है उसके अंदर क्या है, इफ H2 कंबाइन विद फिक्स्ड मास of O2 कितना
32 ग्राम 32 ग्राम and form H2O and H2O2, then the ratio of H2 by mass is क्या आ जाएगा, ये दोनों लिखने हैं आपको और यहां पर ये लिखना है। ठीक है, मैं यहां पर आपके पास में दोबारा से कर देता हूं, ये 2 आपके पास में आएगा यहां पर और ये 2H2O2 बनेगा, यहां पर 4 ग्राम आएगा, तो ये आपके पास में आ गया 32 ग्राम के साथ में कंबाइन हो रहा है। तो रेशियो क्या आ जाएगा, 2 रेशियो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, जो क्या है आपके पास में 1 रेशियो क्या है, 2 है, जो सिंपल होल रेशियो के अंदर है आपके पास में। ठीक है, और सेम टू सेम एग्जांपल नंबर 2 आपके पास में, ये आपके पास में दिया हुआ है जिसके अंदर आपको लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज है आपके पास में। हाँ, तो हमारे पास में नेक्स्ट है, वो है एक लो और बच गया है। ठीक है, इसके और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे आपके पास में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के एग्जांपल ले लो, तो नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड्स होते हैं। क्या होते हैं, नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके पास में, जैसे आपके पास में N2O है, N2O2 है, फिर N2O3 है, N2O4 है, N2O5 है। ठीक है, तो बहुत सारे आपके पास में इसके क्या हो सकते हैं, आपके पास में ऑक्साइड्स है। ठीक है, अगर मैं देखता हूं तो नाइट्रोजन का मास इसमें भी 28 है, इसमें भी कितना है 28 ग्राम है, ये भी 28 ग्राम के साथ में ऑक्सीजन कंबाइन है, ये भी 28 ग्राम के साथ ऑक्सीजन कंबाइन है, और ये भी कितना है 28 ग्राम ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन है। ठीक है, तो मास ऑफ नाइट्रोजन क्या है, सभी ऑक्साइड्स में क्या है, फिक्स है। ठीक है, तो मास रेशियो, ठीक है, मास ऑफ N2 है वो कितना है, सभी ऑक्साइड में कितना है 28 है। ठीक है, तो आपके पास में मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, तो इसमें कितना है 16 है, इसमें कितना है 32 है, इसमें कितना है 48 है, इसमें कितना है 64 है, इसके अंदर कितना है आपके पास में 2 और 992 है ना। हाँ, ठीक है, तो अब इनका रेशियो देख लो, रेशियो क्या आ जाएगा, रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा 16 रेशियो 32 रेशियो 42 सॉरी 48 रेशियो 64 रेशियो 92। ठीक है, तो ये आ गया 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 4 रेशियो 5। ठीक है, तो ये सारा क्या है होल नंबर के अंदर है, तो इसका एक एग्जांपल ये भी हो सकता है। ठीक है, जल्दी जल्दी आप बता देना। ठीक है, हम आगे चलते हैं गैलुसेक लॉ। ठीक है, नेक्स्ट है गैलुसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। ठीक है, तो नेक्स्ट लॉ है गैलुसेक लॉ ऑफ वॉल्यूम कंबाइनिंग। ठीक है, तो क्या कहता है गैलुसेक, देखना ध्यान से। गैलुसेक ये कहता है कि ये लॉ अप्लाई होता है ओनली फॉर गैसेस, दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर गैसेस। ठीक है, जिसमें गैस ही रिएक्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट गैसेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कोई दिक्कत नहीं, बट रिएक्टेंट शुड बी गैसियस, रिएक्टेंट शुड बी गैसियस। ठीक है, तो क्या कहता है, क्या कहता है कि जैसे H2 प्लस Cl2 रिएक्शन करके क्या बनाता है HCl बनाता है। ठीक है, तो ये कहता है
कि जो H2 है वो Cl2 के साथ में 1:1 में ही क्या करेगा, कंबाइन करेगा बाई मोल्स या बाई वॉल्यूम। क्या करेगा, बाई वॉल्यूम। बाद में जाके हम पढ़ेंगे अवोगाड्रो हाइपोथेसिस में मोल्स और जो वॉल्यूम का रेशियो है गैसेस प्रोडक्ट के लिए वो सेम आता है, ठीक है, वो बाद में पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, अभी हमारे पास में क्या कहता है कि अगर मेरे पास में इसका 1 लीटर ले लिया तो ये भी इसके 1 लीटर के साथ में रिएक्शन करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये इसका 1 लीटर इसका 2 लीटर ले लिया तो ये पूरा आपके पास में 3 लीटर, ऐसा नहीं है। जो रिएक्शन होगी वो एक फिक्स रेशियो के अंदर ही होगी, वो फिक्स रेशियो होगा, सिंपल रेशियो होगा वो, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन है वो हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगी और क्या बनाएगा, NH3 बनाएगा ना, ठीक है। तो इसमें ये फिक्स रेशियो क्या है कि इसका 1 लीटर या इसका 1 वॉल्यूम, क्या इसका 1 वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम का मतलब 1 ml भी हो सकता है, 1 लीटर भी हो सकता है, 1 डेसीमीटर क्यूब भी हो सकता है, ठीक है। तो जो भी आपके पास में होगा वो आपके पास में यहाँ पर वॉल्यूम की यूनिट आएगी, ठीक है। ये इसका 1 वॉल्यूम इसके 3 वॉल्यूम से रिएक्शन करेगा, ठीक है। और क्योंकि प्रोडक्ट भी गैस है तो यहां पर यह भी बोला जाता है कि इसके 2 वॉल्यूम बनेंगे, ठीक है। इसका 1 वॉल्यूम इसके 3 वॉल्यूम से ही रिएक्शन करेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि इसका 1 वॉल्यूम है, इसका 1 लीटर दिया हुआ, इसका 4 लीटर दिया हुआ तो इसका 1 लीटर इसके 4 लीटर से रिएक्शन करेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसका 1 लीटर है ना तो इसके 3 लीटर होने चाहिए तभी तो ये पूरा कंज्यूम हो पाएगा, ठीक है। मान लिया इसका 1 लीटर है इसके 2 लीटर दे दिए तो क्या होगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा, ठीक है, फिर ये होगा कि इसका 2 वॉल्यूम है ना, ठीक है, इसका 3 वॉल्यूम इसके 1 वॉल्यूम से करता है तो इसका 2 वॉल्यूम कितनी, इसका 1 वॉल्यूम कितना करेगा, इसका 1/3 से करेगा, तो इसका 2 वॉल्यूम कितना करेगा, 2/3 वॉल्यूम से रिएक्शन करेगा, ठीक है। जो रेशियो आएगा वो सेम ही आएगा, वो कितना आएगा, 1:3 आएगा। सिंपल रेशियो क्या आएगा, हमेशा 1:3 ही आएगा। ऐसे ही आपके पास में क्या हो सकता है, जैसे N2 प्लस O2 है, रिएक्शन करके क्या बनाता है, NO2 बना रहा है, क्या बना रहा है, NO2 बना रहा है, ठीक है। तो NO2 बना रहा है तो क्या होगा, ये कैसे होगा, देखो यहां पर, ठीक है। तो अगर मैं इसको बैलेंस कर लेता हूं, क्या कर लेता हूं, बैलेंस, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए यहां पर 2, यहां पर क्या लगा दूंगा, 2, हो गया बैलेंस, ठीक है। तो नाइट्रोजन का 1 वॉल्यूम इसके 2 वॉल्यूम से रिएक्शन करके इसका भी 2 वॉल्यूम बनाएगा, बस। गैलुशेक ने यही चीज दी थी, गैलुशेक ने यही चीज दी थी। रिएक्शन सभी बैलेंस करके देखोगे तो जो स्टोइकियोमेट्रिक का रेशियो है वही रेशियो आपके पास में फॉर्म हो रहा है ना। तो वो क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो है। ये जो आगे लगा होता है ना इनको स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन बोला जाता है, ठीक है। जैसे इसके आगे 1 है, ठीक है, इसके आगे 3 है, इसके आगे 2 है, तो इनको क्या बोला जाता है, स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। हिंदी में बोला जाता है रस समीकरण, है ना, ठीक है। तो यहां पर जो रेशियो आएगा इनके वॉल्यूम का वो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो ही होगा। यदि क्या होगा, रिएक्टेंट क्या होनी चाहिए, गैसियस होनी चाहिए। अगर प्रोडक्ट भी गैसियस है तो उनका रेशियो भी सिंपल रेशियो आएगा। इनका रेशियो देखा जाए तो 1:2 में रिएक्शन करके 2 रेशियो के अंदर प्रोडक्ट का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। ऐसे यहां पर भी ये प्रोडक्ट क्या है, गैस ही है, ठीक है, क्योंकि HCl क्या होती है, गैस ही होती है, ठीक है। तो इस तरीके से गैलुशेक ने ये चीज बोली थी। तो गैलुशेक ने क्या बोला था, गैस कंबाइन इन द सिंपल रेशियो, क्या है, गैस कंबाइन इन द सिंपल रेशियो, in the simple ratio of their volume of their volume of their volume, ठीक है, प्रोवाइडेड ऑल
measurement on provided all measurement should be at constant temperature and प्रेशर। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी कि ये सब चीजें लागू तभी होगी जब आपके पास में टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तभी ये लागू होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो ये गैलुसिक लॉ ऑफ वॉल्यूम कंबाइनिंग था। तो इसके एग्जांपल हम लिख चुके हैं, एग्जांपल नंबर 1 है। ठीक है, ठीक है, तो ये रेशियो क्या आ जाएगा, रेशियो ऑफ कंबाइनिंग क्या आ जाएगा, 1:1। ठीक है, H2 का, ठीक है, ये Cl2 का। ठीक है, और अगर मेरे पास में प्रोडक्ट है जैसे HCl है, ठीक है, HCl गैस है, तो इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 2 में प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहां पर भी रेशियो क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1:3 में कंबाइन करके 2 में प्रोडक्ट क्या होगा, फॉर्म होगा। इफ प्रोडक्ट also a gas, then it is also in simple ratio with reactant by वॉल्यूम। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है आप लोगों को। ठीक है, ओके, तो एग्जांपल नंबर 2 है ये आपके पास में, एग्जांपल नंबर 2 है। एग्जांपल नंबर 3 भी लिख सकते हो, यहाँ पर एग्जांपल नंबर 3 है आपके पास में, क्या है, N2O2, आपके पास में यहाँ पर आएगा 2N2, ये आ जाएगा, इसका 1 वॉल्यूम, इसके 2 वॉल्यूम से रिएक्शन करके इसका 2 वॉल्यूम बनेगा। तो जो रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1:2 में कंबाइन होके 2 में क्या बनेगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ऐसे ही एग्जांपल नंबर आप क्या ले सकते हो, 4 ले सकते हो। कैसे ले सकते हो एग्जांपल नंबर 4, जैसे H2+O2, अगर H2O गैस यानी आपके पास में क्या बनता है, आपके पास वेपर बनती है इसमें, तो 2 आपके पास में आ गया। अगर लिक्विड भी बनता है तो इनका कॉम्बिनेशन हमेशा क्या होगा, अगर H2O बनाना है आपको, चाहे लिक्विड में बने चाहे गैस में बने, H और O का जो रेशियो होगा रिएक्टिंग, वो कितना होगा, 2:1। इसका 2 वॉल्यूम, इसके 1 वॉल्यूम से रिएक्शन करके इसका कितना वॉल्यूम बनाएगा, इसका कितना बनाएगा, 2 वॉल्यूम का फॉर्मेशन होगा। तो जो रेशियो होगा वो क्या होगा, रेशियो होगा 2:1:2 रहेगा। ठीक है, बस। ठीक है, ओके, तो ये था गैलोशिक लॉ ऑफ वॉल्यूम कंबाइनिंग। ठीक है, नेक्स्ट लिखना, हाँ, एक नोट चीज ला के इसमें एक चीज और लिख लेना, नोट दिस लॉ इज
applicable only on gaseous reactant एंड प्रोडक्ट, ठीक है, और किसी के लिए अप्लाई नहीं होगा। ये आप क्या डाल देना है, यहां पर आपको नोट डाल देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट अपने करते हैं, वो है हमारे पास में अवोगाद्रो हाइपोथेसिस। ये भी आपके पास में क्या है, 4 गैसेस के लिए, ठीक है। क्या देखा गया, अवोगाद्रो जी ने क्या देखा, 1 लीटर N2 लिया, 1 लीटर O2 लिया, 1 लीटर ही आपके पास में H2 ले लिया, 3 अलग अलग गैस ले ली। वॉल्यूम क्या है सभी का, सेम, किस पर, सेम टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर, मतलब प्रेशर क्या ले लिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। कांस्टेंट टेम्परेचर था, कांस्टेंट प्रेशर था, वॉल्यूम क्या था, सेम था। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा कि ईच गैसेस में जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस यानी मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, वो क्या था, सेम था, ठीक है। ये स्पेक्ट्रोस्कोप से पता चला, ठीक है। तो एक लो निकाला, क्या निकाला कि अगर मैं इक्वल वॉल्यूम ऑफ द गैस लेता हूं, गैस कोई सी भी, इक्वल वॉल्यूम ऑफ एनी गैस ले, उसमें नंबर ऑफ मोल्स है वो क्या रहेंगे आपके पास में, सेम रहेंगे। क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। जैसे अगर एक के अंदर आपके पास में 5 मोल थे ना, एक वॉल्यूम के अंदर, जैसे मान लिया ये है आपके पास में, ये ले लिया, इसके अंदर मैंने गैस भर ली, इसके अंदर मैंने क्या ले ली, गैस भर ली, और टेम्परेचर और प्रेशर सेम ले लिया, ठीक है। अब मुझे नहीं पता इसका वॉल्यूम कितना है, ठीक, मैंने दूसरी गैस ली, वो भी इसी में भर के ले ली, सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर के ऊपर, ठीक है। तो मैंने दूसरे को ये बताने की जरूरत नहीं है कि इसके अंदर इस गैस के कितने मॉलिक्यूल थे तो इस गैस के कितने मॉलिक्यूल होंगे। मैं ये बोलूंगा कि जितने आपके पास में इस कंटेनर में N2 गैस के मॉलिक्यूल है ना, उतने ही H2 गैस के मॉलिक्यूल है, उतने ही NH3 गैस के क्या होंगे, मॉलिक्यूल होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स क्या है, सेम है। और नंबर ऑफ मोल्स को अगर मॉलिक्यूल निकालना होता है तो हमने सीखा हुआ है क्या करना होता है, अवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो मैंने कह दिया, देखो आपके पास में एक कंटेनर है, मुझे नहीं पता इसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है इसका V, इसका भी कितना है आपके पास में, वॉल्यूम कितना है, V है, इसका भी आपके पास में वॉल्यूम कितना है, V है, ठीक है। इसके अंदर मैंने N2 गैस भर दी, इसमें H2 गैस भर दी, इसमें O2 गैस भर दी, और इसके अंदर मैंने क्या भर दिया, आपके पास में वॉल्यूम V है, इसमें NH3 भर दिया, ठीक है। सेम प्रेशर है, प्रेशर P है, टेम्परेचर T 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 है, यानी सब चीजें, तीनों चीजों को क्या कर दिया मैंने, कांस्टेंट कर दिया है। तो ये देखा गया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच गैस इन एवरी कंटेनर इज इक्वल, ठीक है। तो यहां पर जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 आएंगे, यहां पर नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 आएंगे, यहां पर नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 आएंगे, यहां पर NH3 आएंगे, ये सारे क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। कंडीशन ये होना चाहिए, टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो अवोगाड्रोस ने यही बोला,
इक्वल वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, एनी गैस का मतलब कोई सी भी गैस, कंटेन equal number of moles if temperature and pressure are constant। ठीक है, ये एग्जांपल है आपके पास में। ठीक है, ठीक है। अब मेरे पास में है, क्योंकि मुझे ये पता है कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, क्या होती है बताओ मेरे को। PV इज इक्वल टू nRT। P है वॉल्यूम, सॉरी P है प्रेशर, V है वॉल्यूम, N है नंबर ऑफ मोल्स, R है गैस कांस्टेंट और T है आपके पास में टेम्परेचर। अगर आपको आइडियल गैस इक्वेशन नहीं पता है तो ये आइडियल गैस इक्वेशन होती है। ठीक है, अब मेरे पास में STP दिया हुआ है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, STP, STP का मतलब होता है, जो ओल्ड था, ओल्ड कंसेप्ट क्या कहता था, ओल्ड कंसेप्ट ये कहता था जो प्रेशर होगा वो होगा 180। जब भी एसटीपी लिखा होता है ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो उसमें प्रेशर 180 होता पहले। ठीक है, टेम्परेचर होता था, वो होता था 273 केल्विन। ठीक है, और प्रेशर आपके पास में आई है। ठीक है, जो न्यू है वो क्या कहता है, न्यू जो कंसेप्ट है, न्यू कॉन्सेप्ट क्या कहता है, न्यू कॉन्सेप्ट कहता है कि प्रेशर होगा 1 बार। ठीक है, और टेम्परेचर सेम रहेगा 273। ठीक है, हम लगभग सारे क्वेश्चन करेंगे ओल्ड कंसेप्ट से ही करेंगे, क्योंकि हम ओल्ड कंसेप्ट लेके ही चलते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, एक मोल गैस का वॉल्यूम निकालता हूं। क्या निकालता हूं, एक मोल गैस का। ठीक है, तो यहां पर देखो आपके पास में वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट एसटीपी, एट एसटीपी, है ना। ठीक है, तो निकालते हैं अपने। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट एसटीपी, है ना। ठीक है, तो एसटीपी वॉल्यूम ऑफ 1 मोल आइडियल, आइडियल गैस। ठीक है, तो ये निकालना है हमें, ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमें आइडियल गैस इक्वेशन पता है, PV इज इक्वल टू क्या पता है, nRT पता है। ठीक है, तो एट एसटीपी क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा 180, और मैं ओल्ड वर्जन ले रहा हूं, है ना। ठीक है, और वॉल्यूम हो जाएगा आपके पास में, निकालना है वॉल्यूम तो हमें। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स हमें कितना लेना है, 1 मोल लेना है। ठीक है, दिया हुआ है। आर है गैस कांस्टेंट की वैल्यू 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन, है ना। और टेम्परेचर आ जाएगा 273
केल्विन। ठीक है, तो हमारे पास में इसमें वैल्यू रखते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन में पी आ जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू रखता हूं तो एन की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 0.0821। ठीक है, टेम्परेचर 273 डिवाइड बाई आपके पास में प्रेशर कितना आ जाएगा आपके पास में 1 atm। ठीक है, तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 22.4। ठीक है, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्योंकि ये एटीएम लीटर के अंदर है, ठीक है, तो ये आया लीटर के अंदर। तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस। अब गैस कौन सी ली थी ये बताइए, आइडियल गैस। ठीक है, कोई सी भी आपके पास में गैस इस टेम्परेचर और इस प्रेशर के ऊपर, लगभग गैसें सभी गैसें क्या करती है, आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है, लगभग सभी गैसें, है ना। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि एसटीपी पर किसी भी गैस का वॉल्यूम, किसी भी गैस का वॉल्यूम एसटीपी पर 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना हो जाता है 22.4 लीटर हो जाता है। तो 2 मोल का कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम से लीटर और लीटर से वॉल्यूम, सॉरी मोल से वॉल्यूम निकालना किसी भी गैस का, और अगर वॉल्यूम से मोल्स निकालना है तो हमारे पास में बड़ा ही इजी टास्क हो गया है अब हमारे पास में, क्योंकि वॉल्यूम 1 मोल गैस का वॉल्यूम हमें पता चल गया है ना। ठीक है, तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है, क्या वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हमें हमेशा याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है यहाँ पे पास में। ठीक है, क्या कहता है, ये कहता है वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस at STP is 22.4 liter always। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं वॉल्यूम, अगर मोल्स को मुझे किसमें कन्वर्ट करना है, वॉल्यूम ऑफ गैस किसमें कन्वर्ट करना है, मोल्स ऑफ गैस को वॉल्यूम ऑफ गैस में कन्वर्ट करना है एट एसटीपी पर, तो मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 22.4 लीटर। ये एक गैसों के लिए आपके पास में फॉर्मूला बन गया, मोल्स ऑफ गैस। एन क्या है आपके पास में, मोल्स ऑफ गैस है। ठीक है, अच्छा अगर हमारे पास में बोल दिया रूम टेम्परेचर के ऊपर, रूम टेम्परेचर पर, तो मैं यहां पर क्या कर दूंगा 300 लगा दूंगा, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर क्या हो जाता है 273 केल्विन की जगह हम रूम टेम्परेचर लेते हैं 27 डिग्री। कितना लेते हैं 27 डिग्री। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ, कैलकुलेट आपके पास में ये वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट room temperature and 1 atm, कितना 1 atm प्रेशर। तो आपको ये कैलकुलेट करना है, कितना, ये आपको कैलकुलेट करना है। अच्छा अगर मैं न्यू वर्जन लेता हूं, क्या लेता हूं, न्यू वर्जन। ठीक है, अगर मैं एचटीपी का न्यू वर्जन लेता हूं तो मैं यहां पर एक एटीएम की जगह मैं क्या रखूंगा 1 बार रखूंगा, क्या रखूंगा 1 बार रखूंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है, अगर न्यू वर्जन लेना है, क्या लेना है, न्यू कंसेप्ट of STP,
एसटीपी लेना है तो मैं क्या करूंगा, 1 एटीएम की जगह मुझे पता है 1.03125, ये क्या होता है, इतना बार होता है। क्या होता है, इतना बार होता है। तो मैं क्या लिख दूंगा, एटीएम की 1 बार लिखूंगा यहां पर। यहां पर क्या लिखूंगा, 1 बार। 1 बार कितने एटीएम के बराबर होता है, तो 1 अपॉन में 1.03125 के इक्वल होता है। हाँ, ये थोड़ा उल्टा हो गया, 1325 बार के इक्वल होता है ना। ठीक है, तो ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर दोगे ना, तो हमारे पास में वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम कितना आएगा, 22.7 लीटर के आसपास आएगा। ठीक है, तो ये चीज है, ये न्यू कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपके पास में है, ये न्यू कंसेप्ट के अकॉर्डिंग है आपके पास में, कितना है वॉल्यूम है, वो 22.7 लीटर आता है। ठीक है, और ओल्ड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग 22.4 लीटर आता है। हम लगभग सारे क्वेश्चन 22.4 लीटर करके ही करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एक आपके पास में क्वेश्चन थे, डेफिनेशन थी। ठीक है, आपने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ा। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही था। कल के लेक्चर के अंदर कुछ क्वेश्चन करेंगे और वेपर डेंसिटी के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।